जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति का विद्रोह। तो यह आधुनिक भारत के इतिहास में 5वां चैप्टर है, जिसका आज हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे पहले चैप्टर 1, 2 और 3, 4 को इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव चैनल पे अपलोड है। तो आइए आज हम लोग रिवीजन करेंगे 1857 की क्रांति का विद्रोह। 1857 ईस्वी का विद्रोह देखेंगे। इस विद्रोह 1857 का विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन और विरोधी दल के नेता डिजरेली था। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिस थे, लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए। 1857 का विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती और लोटस यानी रोटी और कमल था। रोटी और कमल। लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। अब आगे देखेंगे 1857 की क्रांति का स्वरूप। तो इसका स्वरूप देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। भारतीय विद्वानों की अलग राय है, तो वहीं ब्रिटिश विद्वानों की भी अलग राय है। अब देखेंगे प्रमुख भारतीय विद्वान की राय, जो कि निम्न है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन हुए। एसएन सेन ने 1857 नामक पुस्तक की रचना की है। इनका मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुए। 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुए, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। आगे है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के बारे में देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर का मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। सुनियोजित ढंग से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा 1857 के विद्रोह को? तो वीडी सावरकर ने कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आरसी मजूमदार, इनका मानना था 1857 का विद्रोह न तो राष्ट्रीय न प्रथम न स्वतंत्रता आंदोलन था। आरसी मजूमदार का कहना था 1857 का विद्रोह न राष्ट्रीय न प्रथम न स्वतंत्रता आंदोलन था। अब आगे देखते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जनक्रांति है। रामविलास शर्मा का मानना था यह एक जनक्रांति है। अशोक मेहता का यह मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय है। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। अब आगे देखते हैं अंग्रेज विद्वानों का मत। डिजरेली का मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरेली का मानना था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। टी आर होम्स का मानना था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। टी आर होम्स के अनुसार यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर का मानना था कि यह हिंदू और मुस्लिम का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम के हिसाब से 1857 का विद्रोह हिंदू और मुस्लिम का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था। LER रेज का मानना था कि यह धर्मांतरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। LER रेज का मानना था यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। अब आगे देखते हैं जॉन सीले मार्लेस ट्रेवेलियन जैसे विद्वानों का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह है। उपर्युक्त लिखे विवरण से यह स्पष्ट होता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया। 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना ज़्यादा उचित है। 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि इस विद्रोह ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन अर्थात बड़ा परिवर्तन किया। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। आगे है और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन का ताज शासन की स्थापना की।
फिर से एक बार देखेंगे। भारत में आमूलचूल परिवर्तन किया है 1857 का विद्रोह। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना की। 1857 के विद्रोह से ही भारत में ताज का शासन स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति के बाद। आइए अब देखते हैं आगे कारण। तो तत्कालिक कारण देखेंगे। 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। डेट याद रखेंगे, एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला और पाकिस्तान के सियालकोट में, फिर से एक बार, बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला, पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपर खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदू और मुस्लिमों का धर्म नष्ट कर उसे ईसाई बनाना चाहते थे। अब आगे देखते हैं। कारतूस के ऊपर खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे के बैरकपुर के 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे बैरकपुर के 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि वे एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लेने से इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर से एक बार देखेंगे। जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया। कब? फिर से देखेंगे तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया। नोट में देखते हैं, मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हैं जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। विद्रोह शुरू होने से पहले कौन शहीद हुए? तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति के एक ऐसे नेता हैं जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। अब देखते हैं राजनीतिक कारण। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन लागू करना, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति। इसके आगे है राजनीतिक कारण में 1857 ईस्वी का विद्रोह का राजनीतिक कारण में फिर से देखते हैं एक बार। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन लागू करना, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया राजहरप नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण देखते हैं। अंग्रेज द्वारा भू राजस्व की वसूली को लेकर रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीयों को आर्थिक तौर पर शोषण किया गया। अब आगे है सैन्य कारण। सैन्य कारण में देखेंगे, ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय दोनों मूल के लोग रहा करते थे। ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय दोनों मूल के लोग रहा करते थे। भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी। ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना पर यूरोपीय सेना का अनुपात 5:1 था, लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सैनिक के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, निम्न पद पर रखा जाता था। इन्हीं सब कारणों से भारतीय मूल के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब आगे देखते हैं धार्मिक और सामाजिक कारण। 1857 के विद्रोह का धार्मिक और सामाजिक कारण। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया जाना, लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाना,
लॉर्ड डलहौजी के ने 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किले के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित होना। 1856 में सैनिक अधिनियम पारित होना। ये सभी धार्मिक और सामाजिक कारण थे 1857 के विद्रोह का। अब आगे देखते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह का विस्तार और नेतृत्व करता। 1857 के विद्रोह से मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत पश्चिम भारत प्रभावित था, लेकिन ध्यान रहे कि दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 1857 की विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को 1857 ईस्वी के विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई थी। इसकी शुरुआत मेरठ में हुई मानी जाती है। फिर से एक बार देखेंगे, 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ में से शुरू हुई मानी जाती है। इसकी शुरुआत 20 NIA नेशनल इन्फेंट्री 20th नेशनल इन्फेंट्री पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल आर्मी बिफोर 1857 के सिपाहियों ने किया था। अब आगे देखते हैं दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली में 1857 का विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 ईस्वी से हुई। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का शुरुआत 12 मई 1857 ईस्वी को हुई। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। वहीं सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को भेजकर दमनात्मक कार्रवाई की। दिल्ली में किसने दमनात्मक कार्रवाई की? तो निकलसन और हडसन ने। इस समय उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में थे। 1857 के विद्रोह के समय उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में थे। उन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, लेकिन हडसन ने सितंबर 1857 आते आते विद्रोह को दबा दिया। दिल्ली में विद्रोह को दबाया तो हडसन ने, और निकलसन मारा गया। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया। विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया। जीनत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गया। जीनत महल, जो कि बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, जीनत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया, जहां रहते हुए उनकी गिरफ्तारी 1862 ईस्वी में हो गया। माफ़ करेंगे, बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां रहते हुए उनका निधन, बहादुर शाह जफर का निधन 1862 ईस्वी में हो गया। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है। बहादुर शाह जफर का निधन कब हुआ? तो 1862 ईस्वी में रंगून में। अब आगे देखते हैं, अब कानपुर को देखेंगे। कानपुर, दिल्ली को देख लिए हैं, अब दिल्ली के बाद कानपुर। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र कानपुर बना। कानपुर से विद्रोह की शुरुआत जून 1857 ईस्वी में से शुरू हुई मानी जाती है। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। कानपुर से नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहेब का मूल नाम धोंदू पंत था। अब आगे देखते हैं, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब को अंग्रेजी सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया। नाना साहेब के निजी सलाहकार अजीमुल्लाह थे, जो नाना साहेब के पेंशन को बहाल करवाने के उद्देश्य से लंदन गए, लेकिन फिर भी नाना साहेब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया, जिस कारण नाना साहेब 1857 के विद्रोह में कानपुर से कूद पड़े। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपियो ने किया। तात्या टोपियो का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह
को तात्या टोपे एक ऐसे नेता थे। 1857 के विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। 1857 के विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। नोट में देखेंगे सती चौरा कांड का संबंध 1857 के विद्रोह से है। अब अवध को देखेंगे, अवध एवं लखनऊ। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया। अवध से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया। बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से जाना जाता है। महक परी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बेगम हजरत महल को। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफ़ी शक्तिशाली रूप में देखने को मिला। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफ़ी शक्तिशाली रूप में देखने को मिला। इसका कारण यह था कि आम जनता ने 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से भाग लिया था। सबसे ज़्यादा सैनिक 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिया था। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी लखनऊ के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबाया। 1857 के विद्रोह को लखनऊ में किसने दबाया? तो कैंपबेल ने दबाया। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के क्रम में हेनरी लॉरेंस मारा गया। अब नोट में देखते हैं, विद्रोह के अंतिम दौर में बेगम हजरत महल और नाना साहेब भागकर नेपाल चले गए। विद्रोह के अंतिम दौर में बेगम हजरत महल और नाना साहेब भागकर नेपाल चले गए। अब आगे देखते हैं फैजाबाद यानी अयोध्या। फैजाबाद जो वर्तमान में अयोध्या है, इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह कर रहे थे। फैजाबाद के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह कर रहे थे। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्लाह था। मौलवी अहमदुल्लाह 50,000 का इनामी था। अंग्रेज़ों ने मौलवी अहमदुल्लाह को अदम्य साहसी, निर्भीक और निडर बताया। अंग्रेज़ों ने मौलवी अहमदुल्लाह को अदम्य साहसी, निर्भीक और निडर बताया। मौलवी अहमदुल्लाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया। सवाल आता है कि जिहाद का नारा किसने दिया 1857 की क्रांति के दौरान? तो मौलवी अहमदुल्लाह ने दिया। मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद के क्षेत्र से पार्टिसिपेंट कर रहे थे। बाद के दिनों में इस विद्रोह को दबाने हेतु फैजाबाद के क्षेत्र में कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। फैजाबाद के क्षेत्र में विद्रोह को किसने दबाया? तो कैंपबेल ने। और वहाँ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मौलवी अहमदुल्लाह। अब झांसी उत्तर प्रदेश एवं ग्वालियर मध्य प्रदेश को देखेंगे। झांसी और ग्वालियर को देख लेते हैं। इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। झांसी और एक बार फिर से देखेंगे, झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इनका जन्म 19 नवंबर 1928 को, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव के निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित किया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी इस बात को नहीं माना तथा 1853 में राज्य हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से कूद पड़ी। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया। जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई
रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को सिर पर तलवार लगने के कारण वीरगति को प्राप्त हुई। फिर से एक बार देखेंगे, जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को सिर पर तलवार लगने के कारण वीरगति को प्राप्त हुई। अब आगे देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में है। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई थी। वहीं विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी हुई। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी और दूसरी रानी लक्ष्मीबाई थी। तो अवंतीबाई लोधी जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को जनरल ह्यूरोज ने दबाया। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह में एक अकेला मर्द होने की संज्ञा दी। रानी लक्ष्मीबाई को एक अकेला मर्द की संज्ञा किसने दिया? तो ह्यूरोज ने दिया था। अब इलाहाबाद बनारस देख लेते हैं। तो इस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। वहीं इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम कर्नल नील ने किया। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली और विद्रोह को दबाने का काम कर्नल नील ने किया था। अब आगे है बरेली को देखेंगे। बरेली से यहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। खान बहादुर खान ने बरेली का नेतृत्व किया था। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम हडसन को जाता है। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम हडसन को जाता है। अब फतेहपुर को देखते हैं। फतेहपुर यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्लाह ने किया। इस क्षेत्र से विद्रोह दबाने का श्रेय जनरल रेंड्स को जाता है। फतेहपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय जनरल रेंड्स को जाता है और इसका नेतृत्व अजीमुल्लाह ने किया था। मथुरा में देखेंगे, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने। मेरठ से यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। अब बिहार देखेंगे। बिहार, उस समय के बिहार के देवघर के रोहिणी गांव में, अभी तो वर्तमान में देवघर झारखंड में है, लेकिन झारखंड जब बिहार में सम्मिलित था उस समय बिहार के देवघर के रोहिणी गांव 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को मानी जाती है। बाद के दिनों में यह विद्रोह पटना पहुंचा। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 ईस्वी से शुरू हुई। यहाँ विद्रोह के नेतृत्व पीर अली ने किया, जो कि एक पुस्तक विक्रेता था। पटना से विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया, जो कि एक पुस्तक विक्रेता था। पटना के बाद यह विद्रोह दानापुर होते हुए आरा पहुंचा। 1857 का विद्रोह एक प्रमुख केंद्र आरा का जगदीशपुर बना। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुआ। इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह एक जमींदार हुआ करता था। इन्होंने आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिया। वीर कुंवर सिंह बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिया। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। अब आगे देखते हैं। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई थी, इसीलिए इसी उपलक्ष्य में 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ली ग्रांट के साथ लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए। 26 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए। वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद उसके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व को संभाला, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजी अधिकारी विलियम टेलर एंड विंसेट आयर ने बिहार में होने वाले 1857 के विद्रोह को दबा दिया। अब असम के क्षेत्र को देख लेते हैं।
असम में यहाँ से 1857 के क्रांति का नेतृत्व मणिराम दत्त ने किया। ओडिशा से, असम से मणिराम दत्त ने, ओडिशा से के संबलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया। तो वहीं ओडिशा के गंजाम क्षेत्र से नेतृत्व राधाकृष्ण दंड सेन ने किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व रघुनाथ शाह मध्य प्रदेश, और मंदसौर से फिरोज शाह का नेतृत्व किया। फिर से एक बार देख लेंगे। असम से मणिराम दत्त, ओडिशा से सुरेंद्रनाथ साई, और गंजाम क्षेत्र के नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेन, और मध्य प्रदेश से रघुनाथ शाह। अब महाराष्ट्र से यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रंगोजी बापू ने किया। महाराष्ट्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रंगोजी बापू ने किया। अब आगे है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो राजस्थान के कोटा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह ने किया। राजस्थान से हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह ने नेतृत्व किया। पंजाब से क्रांति का नेतृत्व वीर खां ने किया। वजीर खां ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व पंजाब से वजीर खां ने किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया। राजा प्रताप सिंह ने हिमाचल प्रदेश से। असफलता का कारण देखेंगे। 1857 की क्रांति के असफलता का कारण, इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं था। स्पष्ट लक्ष्य की कमी। शिक्षित और मध्यवर्गीय लोग इस विद्रोह से अपने आप को तटस्थ रखे। सिपाहियों में आपसी एकता की कमी। अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही, बंगाल के सिपाही जहां अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर गोरखा पठान सिख सिपाही अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। देसी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी। जहां एक तरफ अवध की रानी, झांसी की रानी, कानपुर के नवाब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम, बिहार के दरभंगा महाराज और कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराजा और ग्वालियर के सिंधिया इत्यादि ने अंग्रेजों का साथ दिया। नोट में देखेंगे 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने दिया था। परिणाम देखते हैं। 1857 की क्रांति का परिणाम। भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन की स्थापना हुई। भारत में 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन का शासन का स्थापना हुआ। भारत में मुगल सत्ता का अंत हो गया। भारत में 1857 के विद्रोह के बाद मुगल सत्ता का अंत हो गया। सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन को लेकर पील कमीशन का गठन किया गया। पील कमीशन किससे संबंधित है? तो सेना के पुनर्गठन से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन को लेकर पील कमीशन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने यूरोपीय सेना में यूरोपियों की संख्या में वृद्धि की और भारतीयों की संख्या में कमी। वैसे सैनिक जो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया, उसे लड़ाकू घोषित किया गया। गोरखा सिख पठान सैनिकों को लड़ाकू घोषित किया गया। वैसे सैनिक जो विद्रोह कर रहा था, उसे गैर लड़ाकू घोषित किया गया। जैसे अवध बिहार बंगाल के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब आगे देखते हैं नोट में। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान हुए। बुक और राइटर 1857, यह एसन सेन की पुस्तक है। आवर क्राइसिस W. टेलर की पुस्तक है। आवर इंडिया मुस्लिम W. हंटर की पुस्तक है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके राइटर B.D. सावरकर हुए। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। द काउज ऑफ रिवोल्ट 1875,
द काउज ऑफ रिवोल्ट 1857, सॉरी, द काउज ऑफ रिवोल्ट 1857, सर सैयद अहमद खान, द काउज ऑफ रिवोल्ट 1857, सर सैयद अहमद खान, रिवोल्यूशन 1857, पीसी जोशी। आगे है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स, द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। फिर से एक बार देखेंगे। 1857 पुस्तक, एस.एन. सेन, आवर क्राइसिस, डब्ल्यू. टेलर, आवर इंडियन मुस्लिम, डब्ल्यू हंटर, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर, दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, द काउज ऑफ रिवोल्ट 1857, सर सैयद अहमद खान, रिवोल्ट 1857, पीसी जोशी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, टी.आर. होम्स, द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। आगे देखते हैं। इसके साथ ही चैप्टर 5 का टोटल ख़त्म हो गया, जो कि 1857 के विद्रोह था। इसके आगे छठा चैप्टर में प्रमुख भारतीय विद्रोह को देखेंगे। तो इतने दूर तक के साथ रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा, जिससे कि काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाए। और इसका मैं ऑब्जेक्टिव वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।